हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आपको ऑलरेडी अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि अमेरिका ने क्या किया। वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको वहाँ से उठवा लिया है और अमेरिका लेकर आ गया है, और वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको एज ऑफ नाउ इंचार्ज बनाया है। और कोशिश ये रहेगी, जो उन्होंने कहा है कि जो करंटली गवर्नमेंट है उसका ट्रांजिशन या उसको जो स्ट्रीमलाइनिंग है, मतलब करंटली एक तरह से कह रहा है कि अब हम वो पूरी गवर्नमेंट को मैनेज करेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा। सिंपल से एक शब्द में आप कह सकते हैं। अब इसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तुक्स हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो मैं एटलीस्ट वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं बात करूँ कि इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्लोबल इकॉनमी में, ग्लोबल मार्केट्स में, चाइना ताइवान में, यूक्रेन रशिया में, और आपका इंडिया पाकिस्तान में, फिर इसके बाद इज़राइल गाज़ा और इज़राइल ईरान में। बहुत सारे रिपरकशंस इसके हो सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन दर्शाता है कि किस तरफ ये दुनिया जा रही है और आगे क्या क्या करने की कोशिश देश करेंगे। अब उसको करने की कोशिशों के पीछे इकोनॉमिक बेनिफिट ज़रूर लोग देखते हैं। अब कई जगह इकोनॉमिक बेनिफिट है, कई जगह नहीं है। जैसे इज़राइल और ईरान के बीच का जो वॉर है, इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि अपने आप को ज़्यादा उस एरिया में दादा दिखाना। लेकिन इज़राइल का गाज़ा पे जो अटैक था वो उसका एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो अमेरिका जो मियामी है, वहाँ का जो फ्लोरिडा में मियामी बीच है, बहुत फेमस है, तो उसको एक यहाँ का मियामी बीच जैसा बनाने का इनका प्लान है। और ट्रम्प कौन है? बिल्डर। तो कुल मिला के इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स, तो मतलब एक है कि क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया क्योंकि उसे वहाँ पे भला करना था। भला करना एक मिराज है जो आपको दिखाना था कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्या कह सकते हैं उसको, एसेट छिपा हुआ है। ऑलरेडी ये भी आप बात सुन चुके होंगे अभी तक रील में कि बहुत सारा ऑयल रिज़र्व है वहाँ पे, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व में रखा हुआ है, जो कि एक और हाई क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई कचरा है। और वेनेजुएला वन ऑफ द टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में भी आता है, लेकिन रिज़र्व के मामले में नंबर 1 है। मतलब इतना सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है। और रिज़र्व होना एक बहुत बड़ी बात है कि रिज़र्व कितने साल का है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो वर्ल्ड के मार्केट के प्राइजेज़। आप रिज़र्व ज़्यादा छोड़ दो मार्केट में, ख़रीदने वाले तो ख़रीदेंगे ही, क्योंकि कोई चीज़ फ्री में तो बिक नहीं रही है, राइट। हम लोग के यहाँ 100 रुपये में तेल है, 110 रुपये में, तो हम लोग को अगर वो 80 रुपये मिल सकता है और पूरे वर्ल्ड में रेट्स कम हो सकते हैं तो वाई नॉट। अब हमारे यहाँ इथेनॉल का चक्कर अलग है, बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं दुनिया वालों के लिए तो ये है मैटर कि अगर तेल सस्ता होता है तो डेफिनेटली कुछ इकोनॉमीज़ जहाँ पे तेल सस्ता होना चाहते हैं वहाँ तो उनको फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ ही उनके पास गोल्ड रिज़र्व है बहुत सारा, उनके पास नेचुरल गैस का रिज़र्व है बहुत सारा, उनके पास सिल्वर का बहुत सारा रिज़र्व है। तो अब चाहिए क्या? सब कुछ तो है, राइट। और ये सारा वर्ल्ड के टॉप 10 में रिज़र्व में है, जो कि मजाक नहीं है। मतलब जितना सोना पूरे अफ्रीका के पास है उतना सोना अकेले आपका वेनेजुएला के पास रिज़र्व में है। मजाक तो नहीं है ना। पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहते हैं, आपको सुना होगा, बहुत सोना है वहाँ पे, सोना बहुत है। पूरा अफ्रीका इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना सोना उनके पास है। जो ऑयल रिज़र्व है उसका वैल्यूएशन कितना है आप मानेंगे नहीं, $17 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी कितनी है? 3.5-4 ट्रिलियन की है। तो 17 ट्रिलियन का ऑयल है उनके पास रिज़र्व में, और ये प्रूवन ऑयल रिज़र्व है। तो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग। तो इतना वेल्दी कंट्री अमेरिका कैसे छोड़ सकता है, राइट। अमेरिका अफ़गानिस्तान से क्यों भागा? क्योंकि वहाँ कुछ बचा नहीं था। अमेरिका जहाँ पे उसको कुछ नहीं समझ में आता कि यहाँ हमारे लायक कुछ है नहीं, हमने जितना चूसना था चूस लिया, अब निकल लेते हैं, वहाँ से वो निकल लेता है। और जहाँ उसको लगता है कि बैठना चाहिए वहाँ बैठता है, तब तक बैठता है जब तक उसको वहाँ से मतलब निकालना है। और मेरा मानना है कि इसके लिए वेनेजुएला एक बहुत बड़ा अड्डा है, क्योंकि आपका जो साउथ अमेरिका है उसका शुरुआत वहाँ से होता है, और उसको बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि वहाँ पे रशिया बहुत इन्फ्लुएंस डालता है, चाइना बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उसको एक स्ट्रैटेजिक एरिया बता दिया कि भाई यहाँ पे हम नहीं चाहते कि ऐसी सरकार हो जो रशिया से बिक जाए या चाइना से बिक जाए या नॉर्थ कोरिया से कुछ कर ले, ट्रेड कर ले, और हमारे खिलाफ कुछ एक्शन हो जाए वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे ड्रग कार्टेल और बहुत कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो चलती थी, और इतना पैसा होने के बाद भी वहाँ के लोगों की हालत तो ख़राब थी। तो जो हुआ एज़ पर पीपल इट विल बी गुड फॉर श्योर, लेकिन व्हाट विल बी, जो दिखाया जाता है, जो होता है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका जो दिखा रहा है और जो कर रहा है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या ये
एक वॉर वाले ईयर को ट्रिगर कर सकता है? एब्सोल्युटली, दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क फॉर दिस ईयर नाउ। अब सबसे बड़ा रिस्क यही हो गया कि क्या इसको ट्रिगर मान के रशिया यूक्रेन पे पूरी चढ़ाई कर दे, क्या चाइना ताइवान पे पूरी चढ़ाई कर दे, और क्या इजराइल ईरान पे चढ़ाई कर दे, या इजराइल अब बोले कि साफ़ ही कर दो, ग्राउंड ही बना दो गाज़ा को। तो बहुत सारे लोग आपस में यहाँ पे लड़ते झगड़ते रह सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का भी मैंने मेंशन किया, तो क्या इंडिया पीओके की तरफ जा सकता है, लेकिन एज पर दी नेचुरल रिसोर्स थिंग कि हमारे लिए क्या इकोनॉमिकली वो बहुत बेटर होगा, आई डोंट थिंक सो। तो इकोनॉमिकली भी देखना पड़ेगा कि क्या वॉर का कॉस्ट या फिर वहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा उसका कॉस्ट या उसका आउटकम हमें वो करने के लिए फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज एट द एंड कि देश के लोग भूखे मरे और हम वहाँ वॉर लड़ें, ये कोई देश नहीं चाहेगा डेफिनेटली, क्योंकि पैसा खर्च होता है, डिफेंस में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये एक चीज़ हो गई ओवरऑल जो मैंने बात कर ली कि ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है। और 2026 मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी मूव टूवर्ड्स दिसंबर, जहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है, जहाँ पे ट्रंप के जो सीनेट और हाउस के लोग चुने जाने हैं, उसमें अगर ट्रंप की पार्टी पीछे रह गई तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, और ट्रंप को इस साल इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये जियोपॉलिटिक्स में जो भी हरकतें वो करेगा, मुझे नहीं लग रहा कि वाइड स्प्रेड वॉर जैसी कोई चीज़ करेगा। वो उसको कट शॉर्ट करके चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा कि कम लफड़ा हो, फटाफट करो और ख़त्म करो। क्यों? और वो चीज़ें करो जिससे इकोनॉमिक फ़ायदा अमेरिका को मिले, क्योंकि अमेरिका में डेट का इशू चल रहा है, अमेरिका में महंगाई का इशू चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हुए लोगों की जेब में पैसा भी डालना है इस साल, क्योंकि चुनाव है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केट पे। तो आई होप ये जिसको समझना था उसको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझना होगा मतलब वो आदमी मार्केट में बस बाय सेल करने आया है और ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। लेकिन उम्मीद है कि आप ये पूरा पिक्चर समझ पा रहे हो। अब इसमें मैं ऑयल की बात करूँगा, गोल्ड की बात करूँगा, सिल्वर की बात करूँगा, क्या मुझे लग रहा है प्रॉस्पेक्ट कल के लिए। लेकिन सबसे पहले हम इंडियन मार्केट से शुरू करेंगे। इंडियन मार्केट में अगर निफ्टी की बात करूँ तो 26,330 पे है क्लोजिंग। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखा रहा था, मुझे लगता है 26,400 450 पे वो जो ट्रेंड लाइन थी जो इसने तोड़ी थी बीच में, और उसके नीचे से ये दोबारा से रीटेस्टिंग कर रहा है उस ट्रेंड लाइन की ऑन ए टाइम फ्रेम, लार्जर टाइम फ्रेम ऑल्सो, डेली एंड वीकली। तो उसका जो अपर एरिया है वो 450 500 तक में मैक्सिमम खींच सकता है ये, लेकिन 450 500 आते आते वापस से इसको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरबॉट ऑलरेडी चल रहा है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ से मोमेंटम जारी रहेगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में 26,700 750 तक की जगह भी है, और वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल बड़ा प्यारा बना है। RSI अपने हाई लेवल पे है, और बॉलिंजर बैंड में जगह है। वीकली टाइम फ्रेम में आपका मैकडी भी आपका बंद होते होते फिर से खुल गया है। अगर ये खुल ही गया बंद होते होते ना, तो इसमें जो रैली आती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होती है। तो फिर उसमें ये ना टेक्निकल देखे ना कुछ देखे, फिर सीधे भगता भागे। तो इसलिए यहाँ पे बियरिश होना तो मैं बहुत हेजिटेंट होऊंगा। हो सकता है एक्सपायरी में छोटे मोटे डिप्स आ जाएं, लेकिन ओवरऑल मार्केट एंड ऑफ डे में कोशिश करेगा ऊपर जाने की। और यही FII डेटा भी थोड़ी स्विच होता दिखा है कि बियरिश से बुलिश। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट। और लास्ट वीक मैंने भी बुलिश ट्रेड ही ली थी, बियरिश से बुलिश। और उसके बारे में जो ट्रेड पिछले 3 महीने की है, इस क्वार्टर मेरा कैसा रहा, क्योंकि उससे पहले तो मैंने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं और पूरा साल मैं क्रिप्टो में ही था। लेकिन जो 3-4 महीने गैप के बाद मैंने लंबे गैप के बाद मैंने ट्रेड की, उसका मैं आपको पूरा डिटेल एक बनाने का सोच रहा हूँ वीडियो। तो अगर लोग लाइक करेंगे और लोग प्यार दिखाएंगे तो ज़रूर हमारे मेन चैनल पे उसका वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज़ हो गई फ़िलहाल निफ्टी की कि कहाँ तक खींच सकते हैं। खींचने को तो देखो 750 तक खींच सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली 450 से 500 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो तो आपका 230 220 230 26 220 230 पे सपोर्ट दिखता है। ये पुराने रेजिस्टेंस जोन से जिसके ऊपर हम आए हैं, तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वंस यू ब्रेकआउट। इंडिया विक्स थोड़ा सा और बढ़ते हुए मुझे उम्मीद है, पूरे महीने दिखना चाहिए, बजट भी है और ये सब जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है विक्स कैन अगेन कम बैक टू 11। तो प्रीमियम्स एक थोड़ी सी बल्ज होंगे और बल्ज ही रहेंगे पूरे महीने, ये मेरी उम्मीद है बजट तक। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन अभी इसको ब्रेकआउट बस टच कर दे तो मैं नहीं मान लेता, उसके बाद उसको प्राइस एक्शन दिखाना चाहिए। मुझे लगता है 61,500 तक भी इसमें अपसाइड दिख सकता है। 61,500 जो कि 1500 पॉइंट और है, लेकिन इमीडिएटली क्या यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके कूल डाउन होके वापस से हम 60,000 के नीचे एक बार झांकें 100 150 200 पॉइंट और फिर ऊपर आएँ, तो थोड़ा सा जो ओवरबॉट सिनेरियो है वो भी कूल डाउन हो,
दैट इज़ द सिनेरियो आई एम सीइंग। सेंसेक्स की बात करूं मैं तो सेंसेक्स में अगेन 87,500 87,300 तक का वीकली टाइम फ्रेम में है, लेकिन इमीडिएटली अगर मैं बात करूं जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो आपका करीब करीब ये, जबकि सेंसेक्स ने हाई नहीं बनाया है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो आई थिंक 86,400 मतलब यहाँ से 800-900 पॉइंट भी सेंसेक्स में, 200 पॉइंट करीब करीब आपका निफ्टी में, दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेच, जिसमें अगर ये सुबह सुबह ही आ गया, मान लो अभी कल का पता नहीं है कि क्या होगा। देखो सिल्वर गोल्ड की बारे में अब बात कर लेते हैं। यहाँ तो हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सिल्वर गोल्ड, अगर मेरे हिसाब से गोल्ड में अपसाइड आ सकता है, लेकिन आई ऑल्सो फील कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को पता थी, गोल्ड मार्केट को पता थी, और जो जियोपॉलिटिक्स और सारे रिस्क्स थे जो गोल्ड और सिल्वर ने फैक्टर इन किए, वो इसीलिए 2 दिन पहले कर लिए। और मैं आपको बता दूं पॉली मार्केट वहाँ पे एक है जहाँ पे बेटिंग नहीं कहते उसको, प्रेडिक्शन मार्केट है, वहाँ पे लोग पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट की तरह ऑन कि क्या पॉसिबिलिटी है कोई चीज़ इवेंट्स के होने की। तो उसमें पॉली मार्केट में अचानक से ये होने के पहले जो बेट्स थी वो टिल्ट हो गई, मतलब किसी इनसाइडर ने वहाँ पे बेटिंग में उसमें पैसा लगा दिया तगड़ा, और उसने करीब 10-15 गुना 20 गुना कमा लिया। तो ये चीज़ हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड एंड सिल्वर में भी ऐसे ही अचानक से फ्लिपिंग होगी, क्योंकि मेजर जियोपॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि वेनेजुएला बहुत दिन से खबरों में था, उसके जो ड्रग कार्टेल के टैंकर्स उड़ा रहा था और अमेरिका, और ये वो तो खबरें आपने सुनी होंगी। तो मुझे लगता है ये फाइनली एक एंड पॉइंट है, और वहाँ पे कोई ऐसा कोई दंगे भी नहीं है। चाइना वाले वहाँ पे उनका डेलीगेशन आया हुआ था डिस्कशन करने के लिए प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट को ही उठा ले गए। अब चाइना वाले घूम रहे होंगे, बढ़िया चाउमीन वाउमीन खा रहे होंगे वहाँ पे, तो कुल मिला के मनचाओ सूप पी रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो कुल मिला के वो भी घूम रहे हैं, रशिया वाले वहाँ पे तिल मिलाएं कि ये क्या कर दिया ट्रंप ने। लेकिन ये चीज़ आज तो एक्शन आया है, एक्शन के बाद रिएक्शन आया, लेकिन ये चीज़ अंदर अंदर पता थी, रशिया को भी पता थी, चाइना, ये इन लोग का इंटेलिजेंस सब पता रहता है। आप कहने के लिए है, अब पॉली मार्केट में लोगों को पता है, तो अब सोचो पॉली मार्केट जब टिल्ट हुआ होगा तो क्यों नोटिस नहीं किया होगा, क्या दुनिया वालों ने किया होगा, ठीक है। तो तभी सबको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, और क्योंकि पॉली मार्केट में एग्जैक्टली उसी चीज़ की बिड थी कि वेनेजुएला में क्या प्रेसिडेंट को हटाएंगे, तो वो क्लियर था कि एक्शन वहाँ पे होने वाला है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिप्टो में क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है कि क्रूड ऑयल कैन लिटिल बिट स्पाइक होगा मेरे हिसाब से। देयर शुडेंट बी एनी वेरी पॉजिटिव थिंग। ये क्रूड ऑयल के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा निगेटिव होगा। कारण सिंपल है, बहुत बड़ा एक सप्लाई आपको आने वाला है मार्केट में। अगर सप्लाई इतना ज़्यादा आने वाला है तो नोबडी विल ट्राई टू बाई इट फॉर कि मैं शॉर्ट टर्म में मूव के लिए। मोस्टली हर बाउंस पे सेलिंग होगी। तो अगर स्पाइक मारा भी तो ऑयल टिकना नहीं चाहिए ऊपर की तरफ। दैट इज़ व्हाट आई फील। सेम थिंग विथ नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा रिजर्व है। तो ऑयल नेचुरल गैस पिटेंगे। तो ऑयल नेचुरल गैस पिटेगा तो क्या उसके बाद आपको यहाँ पे मेटल्स में भी ऐसा कुछ दिख सकता है? पॉसिबल, बट मेजर मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड रिजर्व भी बहुत है इसके पास, सिल्वर के रिजर्व भी बहुत हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी स्पाइक अगर आएगा गोल्ड सिल्वर ऑयल में वो शॉर्ट लिव्ड होगा एंड मोस्टली एक मीडियम टर्म में। नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि मैं कहूँ कि यहाँ से गोल्ड सिल्वर ऑयल तीनों बाउंस के बाद एक डाउन ट्रेंड पकड़ेंगे और कम से कम 5 to 10% ऑयल का मुझे लगता है यहाँ से गिरना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 15 days to 1 month। एंड बाकी जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर है उसके लिए मैंने ऑलरेडी व्यू बना दिया था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग recent highs to break very soon, and I am also expecting कि यहाँ से silver can even fall to 25% and gold can fall 15 to 20%. I know many people will not agree because they have just bought it. देखो सत्य बदल नहीं जाएगा क्योंकि आपने ले लिया है, और सत्य इसलिए भी नहीं बदल जाएगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा है इतिहास में ऐसी चीज़ें होती तो हैं, शॉर्ट टर्म में आपको दिखता तो है। प्रॉफिट इज़ वॉट यू बुक नॉट वॉट यू सी। जो आपके अंदर दिख रहा है अकाउंट में वो प्रॉफिट आपका नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने 2023 के मार्केट के टॉप में बहुत कहा था। आप जाके मेरे वीडियोस देख लो, मैं समझा के थक गया था। निकल जाओ, बहुत रोगे। मेरे स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप में मैंने लोगों को समझाया, सारे गुरु बने हुए थे। आज क्या हालत है? सारों की पोर्टफोलियो पिछले 1.5-2 साल से उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए, और वहाँ से कई स्टॉक 20, 30, 40, 50% तक डाउन है, ठीक है। तो अब उस टाइम तो मुझे गालियाँ मिल रही थी और आज तालियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा। तो मैं अभी भी वही उसी कन्विक्शन से कह रहा हूँ, ठीक है। आप माने तो ठीक, नहीं तो आप फिर वही गाड़ी घोड़ा और लेजेंड वाले जो ट्रेडर हैं जो 5 साल पहले पैदा हुए हैं उनको फॉलो करते रहो, मज़े करते रहो। कोई दिक्कत, मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 5% लोग कमाएंगे, 95% तो मीडियोकर ही रहने वाले हैं। तो 5% में कौन आना चाहते हैं वो आप चूज़ करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ओवरऑल क्रिप्टो में अगर बात करें तो क्रिप्टो में भी एक अच्छा अपसाइड आया है रिसेंटली में, लेकिन अभी उसमें कन्विक्शन नहीं है।
अगर मैं आप मुझसे पूछो तो क्या कन्विक्शन है, नहीं है। मैं कन्विक्शन मानूंगा अगर बिटकॉइन 93,000 के ऊपर निकल जाए तो फिर आपका 100 के बहुत तेज़ आएगा। 93 के ऊपर का एक मूव जो होगा जो वो बहुत फास्ट होगा। इथीरियम मैं बोलूँगा अगर 30 to 50 पार हुआ तो आई थिंक वी कैन सी 36 से 3800 वेरी वेरी क्विकली, मे बी इन 1 वीक टाइम और 4-5 डेज टाइम, क्योंकि वो अभी जो है बियर्स काफ़ी फंस चुके हैं और जो कंसोलिडेशन था उसमें बियर्स ने पुश करने की कोशिश की, नया लो नहीं बना पाए, तो दे आर ट्रैप्ड। सो इफ़ बियर्स आर ट्रैप्ड देन बुल में गो फॉर दी फुल अटेम्प्ट। और जहाँ से बड़े क्रैश या फॉल आए थे, जो बड़ा एक एरिया था जहाँ पे सपोर्ट हम ले रहे थे वो था 3680। तो आई थिंक 3680 पुराना सपोर्ट था मजबूत, तो वो रेजिस्टेंस बनना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार देगा चलेगा, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा रुके हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते और फिर अगला अपसाइड आए टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर द 2026 फर्स्ट क्वार्टर। सोलाना में सेम चीज़ है। आई थिंक 139 के ऊपर निकलने पे इट कैन बिकम ए स्ट्रॉन्गर बुलिश टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 160 to 180। तो थोड़ा सा कमज़ोर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन सेम स्ट्रक्चर है। लार्जर टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में देख ही नहीं रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन में दिन रात देखता ही हूँ, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि वहाँ का कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम टेल्स यू द सेम थिंग। तो वीकली टाइम फ्रेम में आई एम सीइंग ए वेरी गुड प्राइस एक्शन ऑफ द रिवर्सल। बट समय की बात है, कोई नेगेटिव अगर आता है तो वो झटके दे सकता है, लेकिन उस झटके के बाद का प्राइस एक्शन अगर ऐसा है कि लोअर विक बनता है तो दैट विल बी कन्फर्मिंग कि अपसाइड अच्छा आने वाला है। And BTC dominance again has come to 59 area, and I think it is about to break down below 58.5 towards at least 57. तो BTC dominance can fall very rapidly from here. उसके अलावा LTC, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग में मैं कहूँगा इस बार XRP भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दैट इज़ वेरी रेयर, बट दैट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट साइन दैट द बुल मार्केट इज़ हैविंग सम लेग्स हियर। क्योंकि आपको याद होगा जब पहले बुल रैली आया था ट्रम्प के टाइम पे, तो भी XRP ही सबसे पहले भागा था। तो XRP आई बिलीव, एंड XRP ऑल्सो कन्फर्म्स कि जो एक क्लैरिटी एक्ट है जो आने की बात चल रही है, आएगा क्रिप्टो के लिए अच्छा होगा, उसमें कुछ ज़रूर पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि XRP इज़ हेल्ड बाई मैनी ऑफ द क्लोज ट्रम्प एलाइज। तो दैट्स वाई आई विल टेक इट वेरी सीरियसली इफ़ XRP इज़ मूविंग। एंड XRP के बाद दूसरा सोलाना है, तीसरा ईथर है। सोलाना ईथर में आज के समय में सोलाना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अगर आप देखोगे ईथर फिर भी कमज़ोर दिख रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि दिस इज़ एग्जैक्टली द फर्स्ट रैली जो ट्रम्प के आने के टाइम पे थी, उस टाइप का बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली माय फर्स्ट लेवल इज 69, देन 65। एंड गोल्ड की बात करूँ तो 40 करंटली है, 4330 है। माय फर्स्ट लेवल विच आई सी हियर इज़ 4050। मतलब मैं नहीं कह रहा एक साथ 300 पॉइंट चला जाएगा, लेकिन द फर्स्ट लेवल अगर आप बोलो तो पहला लेवल है 4200, सेकेंड इज़ 4050, 4020। दैट इज़ द लेवल विच आई सी ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 2-3 वीक्स इन दिस जनवरी ओनली। आई थिंक इट विल बी मोस्टली डन। और कल का प्राइस एक्शन आई एम एज्यूमिंग दैट मार्केट विल हैव ए स्पाइक ऑन द अपसाइड, एंड दैट कैंडल, उस कैंडल को खा के ये वापस से नीचे की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द मार्केट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा VIP एक ग्रुप है, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको उसमें फ्री में आप ऐड हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है डेल्टा का, CoinDCX का, तो फिर आप हमारे पेड ग्लोबल कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में आपको सेम मैसेजेस मिलते हैं। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आप वो वीडियो चाहते हो कि मैं थोड़ी मेहनत करके उसको बना दूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। दिस इज़ आवर एनालिसिस चैनल। यहीं पर हम ग्लोबल मार्केट्स और लाइव सेशंस भी करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। आई होप आपका नया साल बढ़िया जा रहा है। मेरा तो ठीक जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहे हैं अच्छे सोने की। एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, लेकिन वॉकिंग शुरू कर दी है, और वॉकिंग करने से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंड बहुत कड़ाके की है। तो लगता है वॉक करते करते ही घुटनों के नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, तो थोड़ा सा लग रहा है कि वॉक कर लें, वही बहुत है। बाय द वे, मिलते हैं बहुत जल्दी। इस साल मेरा पहला गोल है, रईस बनना नहीं, पहला गोल है लीन, फिट, हल्की बॉडी, जिसको मैं उठाते समय तकलीफ न फील करूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।